मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा सौभाग्य होता है शायद अनऑथराइज कॉलोनी में पैदा होना। कि उस समय जब पापा को लोग बोलते थे कि बेटा नहीं है, तो पापा बोलते थे कि नहीं, मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 रुपए का एक चश्मा मैं खरीद कर ले आई कॉलेज जब गई। जब आप सांसद बन गई हैं तो उस रूप में भी कभी उस जगह गई हैं दोबारा? हाँ, जाती रहती हूँ, बिल्कुल जाती रहती हूँ। मुझे राजनीति में आने का मेरा कभी कोई मन नहीं था। हाँ, हमेशा लगातार नहीं होता, लेकिन जब जिस दिन होता है तो उसी तू तड़ाक पे होता है। जो आपके जीवन के कुछ यादगार पल जो आपको लगता हो कि वाह बहुत ही शानदार थे? मुझे अभी पता चला कि चित्रहार 72 में शुरू हुआ था। अभी कुछ ब्रॉडकास्टिंग की मैं मीटिंग में थी। अब मेरा फेवरेट पूछेंगे कि मेरा फेवरेट क्या है, तो चटनी रोटी। अच्छा। मुझे सब्जी भी नहीं चाहिए। ये जीवन की सच्चाई है कि सारी इच्छाएं तो भगवान भी पूरा नहीं कर सकता। मुझे हमेशा ये लगा कि मुझसे कोई निराश ना हो, जो मुझसे उम्मीद कर रहा है वो ना हो। तो गुलाब जामुन जो मेरा फेवरेट था, मैं उसको तीसरे नंबर पर खाती थी। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम कुछ अनकही बातों में। और आज हमारी मेहमान है पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत जी। कमलजीत सहरावत जी का जन्म 29 सितंबर 1972 को स्वर्गीय रण सिंह और ज्ञान देवी जी के परिवार में हुआ। अपने परिवार की इकलौती संतान, उन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा जो शुरुआत की वो की कमल पब्लिक स्कूल से, और उसके बाद की 12वीं तक की पढ़ाई, 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने की थी जनकपुरी के स्कूल नंबर 1 से। उसके बाद कॉलेज शुरू हुआ और कॉलेज किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से, और उसके बाद LLB, M.Com और चलता रहे पढ़ाई का सिलसिला। और साथ साथ उन्होंने PGDA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया स्कूल सलवान पब्लिक स्कूल PGT मैथ्स के रूप में, और वहाँ से सफ़र हुआ इनका शिक्षा में अपने करियर का। और फिर ये गई सेंट्रल स्कूल में और वहाँ ये PGT कॉमर्स लगी। कमलजीत सहरावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुछ अनकही बातों में और हमारे कार्यक्रम में। कमलजीत जी, आप शिक्षा से शुरू से जुड़ी रहीं और आप अपना करियर भी शिक्षा में ही बनाना चाह रही थी। इनफैक्ट आपने शुरू भी किया था। तो कभी ऐसा लगा गणित पढ़ाते पढ़ाते कि राजनीति के गणित में भी जाना पड़ेगा? ये राजनीति मेरा कभी भी कप ऑफ टी नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी। और जिस तरह से एक साधारण परिवार का जीवन होता है, अनऑथराइज कॉलोनी उत्तम नगर थी, डेवलप ही हो रही थी जिस तरह मैं बॉर्न हुई हूँ। जहाँ आज आप विकासपुरी देखते हैं, वहाँ गड्ढे थे और कुछ भी नहीं होता था इस एरिया के अंदर में। तो उस समय कभी जीवन में सोचा नहीं था कि राजनीति में मैं जाऊँगी और आज जिस तरह से एक सांसद के रूप में ऐसा कभी होगा। लेकिन शायद इसीलिए हमें भगवान को मानना पड़ता है। इसी का नाम भाग्य है, इसी का नाम डेस्टिनी है। वो जो आपसे करवाना चाहते हैं वो अपने आप रास्ता बनाते हैं और आप चलते जाते हैं। बट ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा कमलजीत जी, आपने बोला उत्तम नगर में, जैसे आपका पूरा बचपन वहीं बीता। अगर मैं पूछूं कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ का प्रभाव होता है, आप बोल रही हैं अनऑथराइज कॉलोनी थी, माता पिता का भी प्रभाव रहा होगा जीवन में, उसके बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे? मेरे माता पिता की मैं इकलौती संतान हूँ। मैं बेटी थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे कभी बेटी और बेटे में एक अंतर उस समय दिखाई देता था। आज थोड़ा समय बदल गया है, लेकिन उस समय एक थोड़ा अंतर होता था। और एक बेटी है तो ये भी होता था बेटा होना चाहिए, लेकिन फादर की कभी इच्छा नहीं रही। मदर ने हमेशा ये कहा कि मैं पापा का सम्मान करने के उनके मन में बहुत कारण थे। पापा बहुत अच्छे नेचर के थे, बहुत मेहनत की कमाई करके खाना चाहते थे, बहुत धार्मिक थे। लेकिन मदर से जब बात होती है तो मदर का उनके लिए एक कोने में ये भी बहुत बड़ा उनके लिए सम्मान है या एक श्रद्धा है पापा के लिए, कि उस समय जब पापा को लोग बोलते थे कि बेटा नहीं है, तो पापा बोलते थे कि नहीं, मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। तो वो मेरे माता पिता ने मुझे मिलकर बेटी और बेटे में कोई अंतर ना करते हुए पाला। फिर अनऑथराइज कॉलोनी, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा सौभाग्य होता है शायद अनऑथराइज कॉलोनी में पैदा होना। अभाव की जिंदगी, गली नहीं बनी हुई है, पानी नहीं है, सड़क भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, लेकिन अपनापन है, भाईचारा है।
किस बच्चे ने किसके घर खाना खा लिया पता भी नहीं चलता था। और मेरी गली के जितने भी मेरे सारे साथी थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक थी, तो उनको जो भी दिक्कत होती थी तो वो मेरे पास आते थे। और एग्ज़ाम डेज में जो मेरे घर में ऐसे ज़मीन पे कई बिस्तर लगे होते थे और सब हम मिलकर पढ़ाई करते थे। तो अनऑथराइज कॉलोनी ने कहीं सुविधाओं की अगर कमी मैंने देखी तो वो चीज़ें पाई जो शायद अच्छे से अच्छे व्यक्ति को नहीं मिलती। हर गली के बच्चे को आज भी मेरा उनसे उतना ही इमोशनल टच है। आज मैं सांसद बन गई और वो जहाँ पर भी हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो उस रिश्ते में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। तो वो अपनापन मैंने पाया। उन लोगों ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं अपनी गली की एक ऐसी थी कि जिसको मेरी गली मानती थी कि भाई हाँ हमारी बेटी है, हमारी बहन है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 रुपए का एक चश्मा मैं खरीद कर ले आई कॉलेज जब गई, तो वो एक 10 रुपए का जो काला चश्मा था, पूरी गली के बच्चों की उस पर बुकिंग रहती थी। अच्छा। कि अब मुझे पिकनिक पे जाना है तो बहन तेरा चश्मा चाहिए। तो मैं कहती थी ले जाओ, लेकिन तोड़ना नहीं, वापस चाहिए। हाँ वापस चाहिए है, कि बड़ी मुश्किल से खरीदा था। तो वो जो अपनापन था, अंतर नहीं था, वो भी मैंने उस कॉलोनी में पाया। तो उत्तम नगर का मेरी आज जो मैं ग्राउंड की समस्याओं को समझ पाती हूँ, जो उस तकलीफ को समझ पाती हूँ, उसमें मेरी उस अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूँ कि एक रोल है, जिसकी वजह से मुझे अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाली हर समस्या बिना कहे समझ में आती है। अच्छा कमलजीत जी, आप क्या अभी जब आप सांसद बन गई हैं तो उस रूप में भी कभी उस जगह गई हैं दोबारा? हाँ जाती रहती हूँ, बिल्कुल जाती रहती हूँ। अभी वो भी बुलाते रहते हैं। अच्छा। और मैं आज भी जाऊंगी तो वहाँ पे बैठ के, मैं चबूतरे पे बाहर हमारी पैड़ियाँ थी तो हम उसी बैठ के बात करते थे, तो आज भी जाऊंगी तो मैं वैसे ही बैठूंगी, वो भी ऐसे ही बैठेंगे। कोई अंतर नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है तो उनकी तरफ से तो होना ही नहीं था। तो दोनों मतलब जो पक्ष है, आज भी मैं चली जाऊँ तो मेरी गली इकट्ठी हो जाती है। जब मेरा चुनाव आता है तो पूरी गली के हमारे सब बच्चे वो अपने आप आ जाते हैं, काम संभाल लेते हैं। तो वो जो मेरा रिश्ता था वो हम बिजी चाहे हो गए, लेकिन जब मिलते हैं तो बदला नहीं है। तो ये मैं उन लोगों का भी बहुत, मतलब मेरी ज़िंदगी में वो लोग बहुत इम्पोर्टेंट रहे, मेरा मोहल्ला, मेरे जो थे। और कभी ऐसा हुआ नहीं कि मतलब कभी अंतर दिखाई दिया हो। तो वो सारे मेरे साथी थे, भाई बहन थे। मैं इकलौती होते हुए मैं कभी इकलौती नहीं रही, क्योंकि पूरी गली मेरी अपनी थी, छोटे से लेके बड़े तक। तो वो आज भी वैसी है। जनरली नेताओं के बारे में एक परसेप्शन है कि नेता जो है ना, आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली कहानी चलती रहती है, कि लोग आते रहते हैं, चलते रहते, पीछे वाले छूटते रहते हैं। लेकिन आपने अभी तक सबको वैसे ही पकड़ के रखा। मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में पूछा कि आप क्या सोचते हो। मैंने कहा पॉलिटिक्स में एक बात सबसे अच्छी है कि आप चाहो तो सारे रिश्ते मेंटेन रहते हैं, क्योंकि पूरा कि मैं बॉर्न बॉटअप यहाँ पे हूँ, तो कोई ऐसी कॉलोनी या गांव नहीं है जहाँ मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स या मेरे बचपन के साथी अब भी ना हो। मैं उन सबसे कनेक्ट हूँ, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होती तो शायद मैं कनेक्ट नहीं होती। वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, लेकिन वो सारे मुझसे कनेक्ट है, और मुझसे होने की वजह से वो आपस में भी कनेक्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होता है। आप जीवन में कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एसेट्स होते हैं, और मेरे लिए तो मेरे संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझ में जितना कॉन्फिडेंस आया, जितना मैं आज यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरे उन घर वालों का, मैं घर वाले ही कहूँगी, उन एक्सटेंडेड फैमिली का भी मेरे लिए बहुत बड़ी दुआ थी, भावनाएं थी, आशीर्वाद था, जो मैं आज यहाँ पर। अच्छा कमलजीत जी, हर व्यक्ति के जीवन में ना बड़े सारे रोल होते हैं, और विशेष तौर पर जब महिला होती हैं तो उसके रोल और भी ज़्यादा होते हैं। वो माँ भी होती है, बेटी भी होती है, वो पत्नी भी होती है, वो कहीं भाभी भी होती है, कहीं ननद भी होती है। बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, और हर रिश्तों की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। और आज क्या आप पिछले कई समय से राजनीति में हैं, व्यस्त रहती हैं, क्या वो सब रिश्ते निभा पा रही हैं? कोई उसमें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आती? मेरा मानना है कि भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम यहाँ पर फैमिली जो हमारी इंस्टीट्यूशन है उसको बहुत मजबूत मानते हैं। मैं तो कम से कम मानती हूँ कि फैमिली अगर आपकी बाउंड एक दूसरे के लिए है, आपके मन में एक दूसरे के लिए श्रद्धा है, अपनापन है,
तभी किसी प्रोग्रेस का या तरक्की का मजा है, वरना आप अकेले कहीं पहुंचे तो उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि सफलता का कोई मायने है। मैं सौभाग्यशाली रही, मेरे माँ बाप छोड़िए, मेरी तो पूरी घर ही मेरे लिए बहुत अटैचमेंट रखती थी। जब ससुराल आई तो मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली। मेरे हस्बैंड तो जस्ट लाइक अ फ्रेंड, तो कभी उन्होंने मुझे एज अ वाइफ ट्रीट ही नहीं किया। मेरे ससुर कभी मुझे उस टाइम पे सिर पे चुन्नी करना बहुत मतलब कॉमन नहीं होता ही था, बट उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप करोगे तो आपको लगेगा कि आप अपने घर में नहीं हो। मेरी नंद, मेरी जेठ जिठानी, मेरी पूरी फैमिली, उन्होंने मुझे बहुत उस स्पोर्ट को आगे बढ़ाया। और आज आप जब देख रहे हैं तो उससे फिर मेरे आगे जाके बच्चे और मेरे भाई भतीजे सब जुड़ते चले गए। तो बच्चों को देखूं, माता पिता को देखूं, सास ससुर, पति और पूरी फैमिली, सब ने, मैं कहती हूँ मेरा सौभाग्य शायद यही है कि मुझे रिश्तों की ताकत मिली है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आप बहुत सौभाग्यशाली रही इस विषय में, क्योंकि आपको परिवार ने भी सपोर्ट किया और साथ साथ जहाँ आप शादी के बाद आएंगे उस परिवार ने भी आपको पूरा समर्थन किया आपको उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए। जी। अच्छा कमलजीत जी, अगर आपसे ये पूछूं कि राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आप पढ़ा रही थी, शादी हो गई, नॉर्मल गृहिणी के मेरे ख्याल से आप आई होंगी परिवार में, अचानक तब तक तो शायद आप राजनीति में कहीं भी नहीं थी। मुझे राजनीति में आने का मेरा कभी कोई मन नहीं था और ना मुझे राजनीति में आने की कभी कोई प्रेरणा मिली। मेरी प्रेरणा सिर्फ क्योंकि जिस परिवार में मेरी शादी हुई वहाँ पर पिछला परिवार भी, ये भी भाजपा को समर्पित था, लेकिन इस परिवार में विश्व हिंदू परिषद और इस तरह के लोगों का आना जाना था। समाज में आपको जब काम करना होता है तो विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी संयोजिका के रूप में मैंने भी ज्वाइन किया। तो जहाँ कहीं आवश्यकता होती थी उन कामों में जाना, समाज के कामों में अपना हिस्सा लेना, कहीं आवश्यकता है तो वहाँ पर मदद करना, क्योंकि परिवार समय से और धन से दोनों से ठीक था। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत पढ़े, लेकिन हम किसी की मदद कर पाए ऐसी स्थिति जरूर थी। तो मैं तो टीचिंग लाइन में थी, लेकिन टीचिंग लाइन में क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र हुई, मेरी बेटी छोटी थी, मेरे लिए केवी को वहाँ पे ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने अपने हस्बैंड के बिज़नेस को ज्वाइन किया। तो हमारा एजुकेशन का बिज़नेस है, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डायरेक्टर हैं। तो जब मैं यहाँ पर थी तो अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई जिसमें सामाजिक जुड़ाव होता चला गया। और फिर तकरीबन 2005-06 के करीब अगर आप ध्यान करेंगे तो राम सेतु और इस तरह के बहुत विषय आए थे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में उस समय कांग्रेस थी और उन्होंने राम सेतु को लेकर एफिडेविट दे दिया था कि ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, और एक आंदोलन का रूप समाज में लिया था कि राम के ऊपर सवाल कैसे उठाए जा रहे हैं। तो वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें सामाजिक से हम लोग उस मूवमेंट पे जुड़ गए, जिसमें हम पार्टी, तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं भाजपा में थी, मैं ऐसा नहीं था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद में मैं उन कार्यक्रमों में या अभियानों में या सभाओं में शामिल हुई अपने रोल को लेकर, जहाँ की आप सामाजिक तौर पर आगे बढ़े। यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं बीजेपी एक लेवल पे जाके कनेक्ट हो ही जाती है। मेरा धीरे धीरे बीजेपी में जाना हुआ। बीजेपी में मुझे, क्योंकि जो मेरे क्षेत्र में है यहाँ महिलाओं के लिए एक स्पेस था, तो मुझे वो स्पेस मिला। जब मेरा वहाँ में पहुँची, मेरा काम करने का अपना तरीका है, मैं डिसिप्लिन रहती हूँ, मुझे टाइम से पहुँचना अच्छा लगता है, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। तो जब ये सारे फीचर थे तो उन्होंने मुझे बीजेपी में जगह बनाने की 2005-06 के आसपास एक मौका दिया। और फिर मैं भाजपा के जिले की टीम में पहले महिला मोर्चा महामंत्री के रूप में आई, लेकिन इसी बीच में 33% का रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में लागू कर दिया। तो मैं वहां से जो नजफगढ़ जिला है उसमें उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रोल में आई। उसके बाद 2008 में मैंने मटियाला विधानसभा का चुनाव लड़ा। वो चुनाव में क्योंकि मेरे जो सामने कैंडिडेट थे वो पिछली बार भी यहाँ से लड़े थे और मेरे लिए वो नया क्षेत्र था, मैं चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन यहाँ पर भी भगवान का ये मेरे साथ आशीर्वाद रहा कि चुनाव में हारी लेकिन स्थिति कभी नहीं हारी। जितना जीते हुए कैंडिडेट को लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया था, मुझे उतना सम्मान दिया। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जहां मुझे ना बुलाया जाता हो। और मुझे भी लगा कि मुझे कुल मिलाकर 6000 वोट, यानी उसकी आधी कर दो तो 3100 वोटों का ही तो अंतर है। तो इन लोगों के लिए मेरी जिम्मेवारी है, मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा फील्ड में। वो मुझे बुलाते रहे, मैं जाती रही
और वो अपनापन बढ़ता चला गया। मैंने अपनी जिम्मेवारी के रूप में देखा कि उन लोगों को तो कोई कसूर नहीं जिन्होंने मुझे वोट दिया है, उनके लिए तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। और वो जो सोच थी वो शायद तब भी मेरे बहुत ज़्यादा मैं सांसद बनूंगी या ऐसा कुछ होगा, प्लानिंग नहीं थी मुझे। मेरी प्लानिंग जिंदगी में भगवान ने ही करवाई है। मतलब मैं उसका कैसे शुक्र करूं, ऊपर वाले को आप किसी भी नाम से याद करिए, लेकिन जीवन में वो जो चाहते हैं वो होता है और आपको उसी फ्लो में बहना चाहिए जिस फ्लो में वो आपको रखना चाहते हैं। तो इस तरह से मेरी राजनीति की शुरुआत है। अच्छा कमलजीत जी, आप कोई भी व्यक्ति कहीं नौकरी करता है, कहीं भी काम करता है तो प्रतिस्पर्धा तो होती है, बाहर तो मेहनत कर लेता है। और सेम राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है कि आदमी काम बहुत अच्छा कर रहा होता है, लेकिन जो अंदर प्रतिस्पर्धा होती है वो कहीं ना कहीं जो है ना वो मार्ग में रुकावटें पैदा करती है और वो थोड़ा सा हर्ट भी करती है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ वाकया हुआ हो जो आपको ऐसा महसूस हुआ हो? देखिए, मुझे ये लगा कि जब आप लगातार मेहनत करते हैं आपको कोई ना कोई देख रहा होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है। प्रतिस्पर्धा के रूप में कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मन में कोई बहुत बड़ी सोच नहीं थी, कुछ पाने की बहुत इच्छा नहीं थी। जो मिल रहा था उसी में संतुष्ट थे, लेकिन काम मिलकर उसको कैसे बेस्ट करूं ये चिंता हमेशा रही। और ये जो कुछ मेरी आदत रही इन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहती हूँ कि मैं जैसे पार्टी के धरने प्रदर्शन तो बहुत होते हैं, तो मेरा टाइम पे पहुंचने का होता था। तो एक बार मैं पीछे जाके खड़ी होती थी, टाइम से पहले पहुंच के और पूरा ख़त्म होने तक वहाँ पर रहती थी और फिर अपना आ जाती थी। मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे उस समय पे। तो मेरे पास एक व्यक्ति आए, तो यंग ही थे, तो उन्होंने पूछे कि अपना नाम फ़ोन नंबर बता दीजिए। तो मैंने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मांगेराम जी का PS हूँ, तो उन्होंने मुझे भेजा है आपका नाम नंबर लेने के लिए। तो मैं कहा क्यों? तो कहते उन्होंने कहा है कि मैं हर प्रोग्राम में देखता हूँ, क्योंकि वो हमारे बहुत सीनियर नेता थे, कि जब मैं पहुँचता हूँ तो ये पहुँची होती हैं और कुछ ज़्यादा मतलब फ़ोटो या ऐसा कुछ नहीं करती हैं, अपना सुनती और चली जाती हैं, और आप हर कार्यक्रम में होते हैं। तो बाबूजी आपका नंबर मंगा रहे हैं। तो बाबूजी से फिर मुलाकात हुई। ओम प्रकाश कोहली जी, आप देखिए मैंने विधानसभा लड़ी, विधानसभा लड़के भी संगठन में मैं प्रदेश में चली जाऊंगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। लेकिन आदरणीय ओम प्रकाश कोहली जी आज वो नहीं है, लेकिन उनके जिंदगी को लेके जितने हायर स्टैंडर्ड पैरामीटर रहे, कमाल उस व्यक्ति का। उनको दिल्ली प्रदेश ने जनवरी 2009 में दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। और उस समय मुझे किसी काम से बेंगलोर जाना था। टीम बनने में प्रदेश की 2 महीने 3 महीने अक्सर लग जाते हैं। वो तकरीबन 6 या 7 जनवरी को डिक्लेयर हुए थे। मुझे 16 जनवरी को फ़ोन आया उनका बेंगलोर में कि मैं आपको अपनी टीम में लेना चाहता हूँ। तो मैंने तो उनको कहा भी नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था, कहा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उन्होंने मुझे प्रदेश में मंत्री ले लिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था। बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की जो एक यूनिट है उसमें दिल्ली प्रदेश में अनगिनत लोग नहीं होते हैं। कुल मिला के आज भी देखेंगे तो 8 मंत्री, 8 उपाध्यक्ष, 3 जनरल सेक्रेटरी, कुल मिला के 25 से 30 लोगों की टीम रहती है। उस 25-30 में आपको मौका मिला और आदरणीय कोहली जी के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अब इसे मैं भारतीय जनता पार्टी का मुझ पर बहुत बड़ा, आज तो मेरी पार्टी की मैं एक सदस्य के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में कह रही हूँ, बहुत बड़ा एहसान है। मेरी पार्टी में कोई, मेरे परिवार में कोई था नहीं। उसके बाद मैं पहली जनरेशन थी। ओम प्रकाश कोहली जी के बाद विजेंद्र गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष बने। मैंने उन्हें सीधी जाके एक ही बात कही, अध्यक्ष जी मेरा कोई वकील नहीं है, तो लेकिन मैं मेहनत करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मेहनत करने वालों को वकील की जरूरत भी नहीं होती। और उनकी टीम बनने में 2-2.5 महीने का टाइम लगा, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी टीम में लिया। फिर मुझे वो मौका और सीखने का मौका मिला। अब बीजेपी ना एक ऐसी पार्टी है जो परिवार की तरह काम करती है, बहुत मौके होते हैं वहाँ काम करने वाले के लिए। फिर मुझे विजय गोयल जी बने, उनके साथ मौका मिला। फिर सतीश उपाध्याय जी बने, फिर मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष बनी। फिर मैं जब चुनाव लड़ी और फिर वो आज मैं पार्टी में महामंत्री हूँ। और मैं ये कहूँ कि पार्टी में किसी एक व्यक्ति ने मुझे बढ़ाया ऐसा नहीं है,
समय समय पर जो मेरे बनते रहे, अधिकारी के रूप में आते रहे, अरुण जेटली जी, सुषमा जी, गडकरी जी, मतलब ये जैसे जैसे फेस चेंज होते रहे, मैंने अटल जी का युग नहीं देखा। मैंने सुना है या पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं से सुना है, तो मैंने युग उनका नहीं जिया है। मैंने तो युग राजनाथ जी वाला, जेटली जी वाला, सुषमा जी वाला, अनंत कुमार जी वाला, मैंने तो ये युग जिया है। लेकिन वो लोग कार्यकर्ताओं को बहुत आगे बढ़ाते थे, तो ये मुझे बहुत सौभाग्य मिला है। अच्छा कमलजीत जी, आज आप राजनीति में हैं, पिछले कई वर्षों से हैं। राजनीति में आने के बाद कुछ मिस करती हैं पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में आपके पास समय की कमी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है जब परिवार को आवश्यकता होती है और आप उन क्षणों में परिवार के साथ नहीं हो पाते। उस समय अगर परिवार इस बात को ना समझे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए उन पर्सनल मोमेंट को अगर परिवार का साथ मिल जाए जो आप मिस करते हो, तो आपके लिए वो पीड़ा नहीं बनते हैं। सिर्फ ये रहता है कि मैं नहीं थी, लेकिन परिवार कहता है कोई बात नहीं, आप समाज के काम में तो लगे हो। अगर वहीं पे अगर उल्टा हो जाए, परिवार कहे नहीं आपको तो यहाँ होना था, आप हो नहीं, या आप लापरवाह हो, या आप हमें वेटेज नहीं देते, तो शायद ये स्थिति बदल जाती। लेकिन ये परिवार का साथ है कि उस कमी को मेरी फैमिली ने गैप फिल किया। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी जो मदर हैं, मेरी जो मदर इन लॉ हैं, या मेरी ननंद हैं, भाभी हैं, वो बच्चों को उतना ही कंपनी दे दिया उन्होंने, उसी रूप में दिया जैसे मैं देती। मैं नहीं हूँ तो मेरे हस्बैंड बच्चों को उतना ही कंपनसेट कर देते हैं। तो वो जो एक मेरा रिक्त स्थान नहीं बना, मेरे रिक्त स्थान पे किसी ना किसी ने उसको उसी भावना के साथ भर दिया। लेकिन हाँ, समय की कमी तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा कमलजीत जी, जब आप क्योंकि दिल्ली में रही हैं और दिल्ली में ही पली बड़ी हैं, पढ़ाई भी यहाँ की, सोशल भी बहुत है, मतलब सोशल आपके करेक्टर में है कि एक होता है ना चैरिस्मेटिक करेक्टर जिनका होता है, वो उनमें से एक आपका है। तो आई एम श्योर जो बचपन की भी सहेलियाँ होंगी, कॉलेज के भी जो सहेलियाँ होंगी, क्या कभी उन सब से मिलने की बात करने का मौका हो पाता है आजकल? हाँ, हमेशा, लगातार नहीं होता, लेकिन जब जिस दिन होता है तो उसी तू तड़ाक पे होता है जो पहले थी। तो मेरी एक स्कूल फ्रेंड, मेरा बहुत अनलिमिटेड सर्कल नहीं था, जितना था उतना बहुत क्लोज था। और अब लेकिन पॉलिटिक्स में आई हूँ तो अब वो सब फ्रेंड्स, वो कॉलेज, वो सब रिवाइव हो गया है और भी ज़्यादा जुड़ गया है, अब उनके साथ भी वैसी है। तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन पिक किया, नंबर क्योंकि बहुत सालों बाद फ़ोन आया तो सेव नहीं था, तो मैंने फ़ोन उठाया। तो उसने कहा नमस्ते कमल। अब जब मुझे कोई कमल कहता है तो मुझे ध्यान आ जाता है, क्योंकि मेरे घर का नाम अलग है। अच्छा। मेरे स्कूल कॉलेज में मुझे कमल कहते थे, जीत नहीं होता था। जीत तो पॉलिटिक्स में आके लगा है, मेरा घर का निकनेम है। तो कोई उस नाम से बुलाता है तो मुझे एकदम ध्यान आ जाता है कि ये कहाँ है। तो उसने कहा कि नमस्ते कमल। तो मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं ये बोल रही हूँ। तो मैं कहा यार तूने मुझे नमस्ते क्यों की? कह रही हाँ ये तो मैं भी सोच रही हूँ, मैंने तुझे नमस्ते क्यों करी? तो मैं यार आगे से नहीं करना, आप काम बताओ। उसने जो काम बताया मैंने करके उनको वापस रिस्पॉन्ड किया। सबसे टच में हूँ, समय कम लगता है, लेकिन मान लीजिए मेरा इलेक्शन है तो मेरा कोई ऐसा साथी स्कूल का, कॉलेज का, पड़ोस का, रिश्तेदारी का कोई ऐसा था नहीं जिसने गिलहरी वाली भूमिका ना करी। मतलब हर व्यक्ति हर स्थान पे अवेलेबल रहा है। तो वो जो उस सर्कल के अंदर जो अपनापन है उसको मैं कभी नहीं चाहती। मैं कुछ भी हूँ उनके लिए मैं वही रहनी चाहिए जो मैं थी, और वही मैं रहने की हमेशा कोशिश नहीं करती। मैं कोशिश नहीं करती, मैं हूँ ही वो। ये बहुत अच्छी बात है कमल जी। हम भी पिछले कई वर्षों से आपके साथ बातचीत रहती है, एज ए कम्युनिटी है, उस सब में जुड़े रहते हैं। और ये चीज़ आपने बताई, और हम अक्सर इस बात की, मैं तो बोलता हूँ बहुत लोगों को कि आप एक आज भी अगर हम आपको फ़ोन करते हैं और आप नहीं उठाती तो आप कॉल बैक करती हैं, बहुत बड़ी खूबी है आपकी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब आप तो सामाजिक जीवन हो गया अब आपका जी। तो फ़ोन की पहली घंटी सुबह कब बजती है और आखिरी रात को कब बजती है? देखिए, कल की बात कर रही हूँ, मेरी पहली कॉल 4:35 पे थी
अभी फ़ोन साथ में ही रखा हुआ है। और रात की डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन नॉर्मल जो कॉल होती है वो 11:30 तक होती है। 11:30 तक कॉल आ रही है तो मतलब नॉर्मल है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है रात को 1:30 बजे भी आती है, 9 बजे भी आती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर आप पूछेंगे मैक्सिमम तो वो 7:30 मॉर्निंग टू 11:30 नाइट। इस पर कोई भी ये सोच के फ़ोन करता है कि फ़ोन पे बात हो ही जाएंगी। इसके बिफोर आफ्टर है तो वो इमरजेंसीज होती हैं, वो कभी कभी होती हैं। लेकिन 7:30 मॉर्निंग टू 11:30 PM ये रूटीन लोग हद से फ़ोन कर देते हैं इस समय में। वो कर सकते हैं। एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि आपके जीवन के कुछ यादगार पल जो आपको लगता हो कि वाह बहुत ही शानदार थे। बहुत कम लोग ऐसे जीवन में आपको मिलते होंगे जो ये कहें कि मेरी ज़िंदगी का हर पल यादगार है। शायद इसमें से कुछ भी मिस होता जो आज तक मेरे साथ हुआ है तो शायद मैं ये नहीं होती जो मैं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तकलीफ नहीं देखी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गरीबी नहीं देखी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अभाव नहीं देखा। मैंने सब देखा, लेकिन इन सब को आज मैं मुड़कर देखूं तो मुझे लगता है ये वो सीरीज ऑफ एक्शन है जो एक दूसरे के साथ लिंक थे। इन सब के बावजूद जिंदगी को मैंने भरपूर जिया। और शायद मुझे लगता है कि जिस समय हम गरीब थे उस समय पूरी दुनिया गरीब थी। कलर टीवी किसी के घर नहीं था, तो उसको मैं आज गरीबी कहूं, लेकिन उस टाइम तो एक पड़ोसी के घर टीवी देखने जाना है, दरवाजे खटखटाते रहना है जब तक वो ना खोले, और एक टीवी के सामने 150 लोगों को बैठ के बच्चों को देखना है। चित्रहार में कौन से गाने आए पूछना है, अगले दिन सुबह कौन कौन से आए थे। मेरे ख्याल में चित्रहार वाला तो हमारी जनरेशन का कोई नहीं भूल सकता। सही बात। मुझे अभी पता चला कि चित्रहार 72 में शुरू हुआ था। अभी कुछ ब्रॉडकास्टिंग की मैं मीटिंग में थी तो वहां बताया कि चित्रहार पहली बार 1972 में दूरदर्शन पर आया। लेकिन कोई भी बड़ा लंबा गाना आ जाता था तो लगता था एक गाने का नुकसान हो गया। तो ये बड़ी मतलब आज सोचती हूँ ये जनरेशन कैसे वो अटैच हो ही नहीं वो फील नहीं आ सकता। और वो जो 150 लोग का एक टीवी देखना, वो जो आपने बताया वो। और दिवाली पे मिठाई आती तो देखती थी कौन सी वाली मिठाई अच्छी आई है। मैं इकलौती थी हालांकि, लेकिन मेरा एक स्वभाव रहा है, मतलब 3 मिठाई किसी प्लेट में आ गई, एक गुलाब जामुन है और एक बेसन का लड्डू और एक पेठे की मिठाई है। तो गुलाब जामुन जो मेरा फेवरेट था मैं उसको तीसरे नंबर पर खाती थी। जो मुझे पेठे की मिठाई कम पसंद थी वो पहले, बीच में बेसन का लड्डू, और तीसरे नंबर पे मैं अपनी फेवरेट चीज को बचा कर रखती थी किसको लास्ट में खाऊंगी। स्वाद बना रहे लेकिन खाती तीनों थी। घर में कोई बांटने वाला नहीं था, मिलता सब था। छात्र जीवन में कभी, क्योंकि सब लोग शरारत करते हैं, आपकी कोई ऐसी शरारत जो आपने की हो और आज भी याद करके मुस्कुराती हैं, अकेले बैठ के कभी सोचती हो तो हंसी आ जाती हो? स्कूल और कॉलेज दोनों बहुत शानदार रहे। शरारती के साथ टीचरों के फेवरेट रहे। मेरी क्लास टीचर चंद्र प्रभा जी, इकोनॉमिक्स की, वो मेरे को सब्जेक्ट टीचर थी। और जीवन के बहुत पाठ उन्होंने पढ़ाए। हर चीज़ को कैसे व्यवस्थित करना, ये सब उन्होंने हमें बहुत, पहले की टीचर्स में भी ये भी बहुत डिफरेंट है, वो लाइफ स्किल्स भी देती थी। अब जैसे मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, मेरी क्लास टीचर ने कहा देखो जब तुम शादी करो ना, लड़के के गुण मत मिलाना, सास के मिला लेना, क्योंकि सास के गुण मिल गए तो लड़का तो मिला ही लेगा। अब ये लाइफ स्किल वाली बात एक टीचर का गर्ल्स स्कूल के बच्चों को बताना कितना आपको मेंटली तैयार करता है कि रिश्तों की क्या वैल्यू होती है, सास आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमें इस बात को सिखाया। तो शरारती थी, लेकिन उस शरारत को चुलबुलापन कहेंगे, क्योंकि मैं कभी भी इनडिसिप्लिन नहीं रही, मैं हमेशा डिसिप्लिन रही। मुझे हमेशा ये लगा कि मुझसे कोई निराश ना हो, जो मुझसे उम्मीद कर रहा है वो ना हो। लेकिन आप कहो कि हमने कॉलेज से बंक मार के फिल्म नहीं देखी, ऐसा नहीं है, देखी है। हम नहीं गए हैं, ऐसा भी नहीं है। हम नरलाज जाते थे तो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता था नरलाज क्या, तो हम चाणक्य के नरलाज ही होता था, या कभी साकेत में, फिर उसके बाद हुआ। तो ये सब किया, लेकिन विद द लिमिट, जो एक एज का एक, जो शायद पेरेंट्स नहीं समझ पाते, लेकिन वो गलत नहीं था। अगर आज मैं उस बात को करूं, विद इन लिमिट हमारी जनरेशन जीती थी। और इसीलिए शरारत की,
लेकिन कभी पेरेंट्स को मैंने चीट नहीं किया, और कभी जो मेरी सीमाएं हैं उनको मैंने क्रॉस नहीं किया। अच्छा कमल जी, वो चाणक्य वाला निरुलास कभी आप मिस करती हैं? क्योंकि हम सब की, जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने ग्रेजुएशन जब 86 से 89 के बीच में किया, तो उस दौरान हमारे समय में वही एक पॉइंट होता था जहाँ यंगस्टर्स जाते थे, थोड़े दिन पैसे जोड़ते थे, उसके बाद वहाँ जो बर्गर मिलता था वो खाते थे। तो वो कभी मिस किया? क्योंकि मैं अक्सर उस पॉइंट जगह को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि अब तो बंद हो गया वहाँ पे बहुत कुछ। देखिए, मैं कहती हूँ वर्ल्ड की कोई जगह आज भी नहीं हो सकती जो वो अंदर इतनी भीड़, फिर लेके सामान बाहर बैठना। और उससे कमाल की बात देखिए, उत्तम नगर में पैदा हुई तो आइसक्रीम की बहुत ज्यादा क्वालिटी की दुकान थी, या रेहड़ी वाले आते थे। आप उसमें जाके देखते हो कौन सी आइसक्रीम खानी है, तो आपके लिए तो 2 मिनट तो यही सोचने का सवाल है कि इसको आइसक्रीम कौन सी बतानी है, क्योंकि वैरायटी वहीं जाके दिखती थी। तो इसीलिए वो तो जिंदगी के यादगार पल है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। लेकिन वो दिन तब ही अच्छे थे जब हमने ये दिन नहीं देखे थे। आज जब हमने ये चीजें देख ली तो हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन वो पल उस समय का गोल्डन टाइम था हमारा। और सबसे बड़ी बात, हम उन स्थान पे जाते थे जहाँ हमारे जैसे बच्चे या हमारे जैसे जो उम्र के लोग हैं वो आते थे, तो वहां जाना ही अपने आप में एक एक्सपोजर होता था कि हम वहां, हमें पता है कि ये जगह क्या है। अच्छा कमल जी, एक और सवाल पूछना हूँ आपसे। एक तो ये पूछना चाहूंगा कि खाने में आपको क्या पसंद है और बनाने में आपको क्या पसंद है? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और बिना मसाले बिना मिर्च का हमारे घर में खाना बनता है। हम बिल्कुल सिंपल दाल रोटी सब्जी सलाद यही खाते हैं। अब मेरा फेवरेट पूछेंगे कि मेरा फेवरेट क्या है, तो चटनी रोटी। अच्छा। मुझे सब्जी भी नहीं चाहिए। अगर मैं कभी आती हूँ ऑफिस से अभी भी, और मुझे लगता है कि आज मुझे अच्छा खाना है, तो मैं घर में उनको कहती हूँ क्या तो पुदीने की चटनी बना लो, या कचरी की चटनी बना लो, या अमरूद की चटनी बना लो। मुझे चटनी के साथ रोटी खाना मेरा फेवरेट फूड है। सब्जियां सारी खाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वेज है। बहुत ज़्यादा बाहर का कभी महीने में एक बार खा लिया, इतना ही है बस। खाने पीने में बहुत चॉइस नहीं है। और जब वेजिटेरियन है तो दूध दही घी इन सबको हमारे फूड में एक जो हमारी इंटेक है उसमें इम्पोर्टेंट रहता है। तो यही है, मतलब खाने में कोई बहुत डिमांडिंग नहीं हो कि मुझे ये खाना है। और मैं बहुत एक्सपेरिमेंट भी खाने पे नहीं करती हूँ। कहीं बाहर भी जाऊँगी तो मैं शादी में जाऊँगी तो भी यही आइटम लूँगी। तो इसलिए खाने में कोई बहुत खाना अच्छा पसंद है, लेकिन इसी तरह का। कभी बनाती भी हैं कभी कभी? क्योंकि मैं समझता हूँ व्यस्तता बहुत है, मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ। कभी होता है कि चलो आज मैं ही खुद ही बना के खाती हूँ या खिलाती हूँ? कुकिंग मेरा शौक रहा है। अच्छा। और जब मैंने अपने बचपन की बात आपको बताई, आप मेरे फ्रेंड्स से मिलेंगे, मेरी गली के बच्चों से मिलेंगे जो आज मेरी उम्र के हैं, बच्चे नहीं हैं लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया सब मेरे यहाँ पे बैठ के पढ़ते थे। तो मेरी एक कढ़ाई हमेशा गैस के ऊपर, पहले स्टोव के ऊपर रहती थी, फिर गैस के ऊपर रहती थी। मैं रात को 2 बजे जैसे ब्रेक लिया मैंने, तो मैं फटाफट किचन में जाती और 2 आलू 2 प्याज काटे, बेसन घोला और मैं उनको जाके कहती थी पकोड़े खा लो। तो मेरी कुकिंग अच्छी भी थी, फास्ट भी थी, और मुझे उस टाइम पे गोलगप्पे बनाना, दही बल्ले बनाना, मतलब एवरीथिंग, मतलब सब मेरा बहुत एक्सपर्ट था। शादी के बाद भी बनाया, लेकिन फिर लाइफ अब मौका नहीं देती है, समय नहीं मिलता। अब चाहूँ भी तो समय नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी करूँगी तो मैं सब कर सकती हूँ, मैं मोहताज नहीं हूँ। अभी क्या होता है जब कहीं विदेश में जाते हैं, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, वहाँ आइटम कम होते हैं, तो वहाँ पे अपार्टमेंट लेते हैं, तो उस अपार्टमेंट में पूरी कुकिंग अभी भी करती भी। घर में जब कुकिंग का मौका मिलता है तो लगता है इतनी देर में 4 काम करूँगी तो लोगों का काम हो जाएगा, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुकिंग करने का शौक मुझे आज भी है। वैसे तो आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, कभी समय नहीं मिलता, लेकिन अगर कभी थोड़ा सा समय मिल जाए 5-10 मिनट में, तो क्या करती हैं या क्या करना चाहेंगी? मुझे रीडिंग और लिसनिंग का बहुत शौक है, लेकिन रीडिंग लिसनिंग में अगर मैं गाने में बात करूं तो गज़ल और ओल्ड सॉन्ग्स पूरे सुनती हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई फिलोसफर की कोई थॉट मिल जाए,
या कोई ऐसा लाइफ स्किल बेस्ड मुझे कोई, कई मैंने जैसे देखती हूँ तो मिल जाते हैं तो मैं उनको सेव कर लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ अपने ग्रुप पे, ताकि टाइम आने पर देख पाऊँ। और करंट अफेयर्स को लेके काफ़ी ये रहता है कहाँ क्या चल रहा है, ये मेरा काम भी है। तो जब कभी भी टाइम मिलता है तो अपनी चीज़ों को, क्योंकि जब हम रोज काम करते हैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं उस टाइम क्या हुआ होगा, या इस देश का इस बारे में क्या मानना है। तो इस तरह से रीडिंग, लिसनिंग ये मेरी हॉबीज़ है। टाइम मिलती है तो फिर मैं इन्हीं पे टाइम लगाती हूँ। अच्छा कमलजीत जी, एक सवाल और जो है मेरे मन में आ रहा था कि आपसे पूछूं अपने व्यूअर्स के लिए। जब पहली बार आप संसद गए तो उस समय आपके मन में क्या आ रहा था, कुछ ध्यान है, कुछ बताएंगे आप? मैंने बचपन में भी कभी संसद नहीं देखी थी, कोई स्कूल ट्रिप में कभी नहीं देखी थी। पिछले साल महिला आरक्षण बिल को लेकर जब बिल पास हुआ तो पूरे भारत से महिलाओं का बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि हम संसद देखना चाहते हैं। जब बिल पर चर्चा हुई, 3 दिन वो चर्चा चली थी। मैं पार्टी में जनरल सेक्रेटरी थी, तो अब इतनी बड़ी संख्या को एकदम नए संसद में, ओल्ड से हम न्यू में गए थे, पार्टी हमारी थी, प्रधानमंत्री जी हमारे थे। तो जब चारों तरफ से इतनी रिक्वेस्ट आई तो पार्टी ने सोचा कि कुछ लोगों की ड्यूटीज़ लगाई जाए कि कैसे मैनेज होगा इतना बड़ा नंबर। राजस्थान की हमारी बहनें कह रही हैं, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत से बहनें आई थी। तो मुझे मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ महिला आरक्षण बिल के दौरान लोकसभा में रहकर उन चीज़ों को मैनेज करने का मौका मिला। लेकिन जब मैं 2023 में मानसून सत्र में उनको मैनेज कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि अगले साल में इस संसद के अंदर होंगी। मैं अंदर गई भी नहीं क्योंकि मेरा काम अंदर नहीं था, मेरा काम बाहर था। अचानक जब 2024 के चुनाव आए, मेरी टिकट डिक्लेयर हुई और बहुत हैरानी होगी आपको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, एचएम हमारे अमित शाह जी, हमारे राजनाथ जी, किसी एक को मैंने जाके ये नहीं कहा था कि मुझे लोकसभा लड़नी है। और जब मेरी टिकट लोकसभा की डिक्लेयर हुई तो मैं अपनी पार्टी कार्यालय में बैठकर प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कुछ लिस्ट बनानी थी, उस पर काम कर रही थी और मुझे टीवी से पता चला कि मेरी लोकसभा की टिकट डिक्लेयर हो गई। ऐसा नहीं कि मेरे मन में इच्छा नहीं थी। पॉलिटिक्स में जब आप होते हैं, आडवाणी जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आडवाणी जी का कहना था, ये हमारे जो नेता है ना, वो जिंदगी को बहुत घिसकर जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी अपनी एक सोच होती है कि कोई भी व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में पहले दिन आकर झंडा उठाता है तो उसे उस पॉलिटिक्स के शिखर तक सपना देखने का अधिकार है, लेकिन जो मिल जाए उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो उनकी टैगलाइन मेरे माइंड में बिल्कुल पैक थी। इच्छा होने के बाद भी मेरी बात हुई अपने साथियों से। हम तीनों महामंत्री थे, योगेंद्र चंदोलिया जी, हर्ष जी, हम तीनों महामंत्री। हम तीनों ने सोचा कि हमें लोकसभा मांगनी चाहिए। हम तीनों को लगा मांगनी तो चाहिए। फिर हमने कहा मांगे किससे? प्रधानमंत्री जी से, सब देख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोज ही तो हमारा काम देख रहे हैं। तो हम ये डिसीजन ही नहीं ले पाए कि किसको कहें। जिसके बारे में सोचते लगता रहे वो तो कहेंगे भाई तुम्हें रोज देख रहे हैं तो हमें नहीं पता, तुम आके बताओगे। तो मतलब क्योंकि तीनों ही डिसिप्लिन है, मतलब मैं अपने साथियों की भी इस बात में तारीफ करूंगी। और हम जब तक सोच ही रहे थे, अचानक 2 मार्च को 84 दिन पहले टिकट डिक्लेयर हो गई। ये तो भाजपा का सिस्टम ही नहीं है। भाजपा में तो बड़ी लास्ट मोमेंट टिकट मिलती है। 84 दिन पहले आपकी टिकट डिक्लेयर हो जाए तो बड़ी हैरानी वाली बात। मैंने घर फोन किया, मैं कहा ऐसे ऐसे हो गया। कहते हमने भी टीवी पे देखा है। तो ये जो मतलब चीजें रही जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। मेरा सबसे पहले धन्यवाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गया कि आपकी टीम में आपने मुझे चुना है, मुझे काम करने का मौका दिया है। देखिए, मेरा सौभाग्य ये नहीं है कि मैं लोकसभा की सांसद हूं। मेरा सौभाग्य ये है कि मैं उस सेशन की मेंबर हूं जिसमें देश बदलने वाले ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं और देश 11वें नंबर से 4थे नंबर की इकॉनमी बन रहा है। देश एक उन चीजों पर चल रहा है जिसके सपने हमने देखे थे। तो मेरे लिए ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस 5 साल में किए हुए काम, बिल, डिसीजंस
देश की डायरेक्शन को चेंज करने वाले। हम डेवलपिंग से डेवलप के रास्ते पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस समय मेरे मन में एक ही धन्यवाद था, मेरे देश के उन नेताओं की, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए जिन्होंने मुझे मौका दिया। और मन में ये था कि भगवान, सपना नहीं लिया था लेकिन कोशिश करूंगी कि लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरूं। आज भी आपके पास बहुत सारे लोग, एक प्रश्न जब बात हो रही थी आज मेरी की से कि इस तरह से हमारा इंटरव्यू प्लान हुआ, तो एक उन्होंने बोला उनसे पूछना कि रोज़ सुबह से लेकर शाम तक आपसे लोगों को उम्मीदें होती हैं, बहुत उम्मीद होना जायज़ भी है, काम से भी आते होंगे, कुछ के काम आप चाह के भी कर पाती होंगी और कुछ के काम नहीं हो पाते होंगे। कैसा महसूस होता है जब कुछ नहीं हो पाता? तो ये जीवन की सच्चाई है कि सारी इच्छाएं तो भगवान भी पूरा नहीं कर सकता। भगवान भी एक लिमिट के बाद जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो व्यक्ति मेरे पास आए उसके काम को समझकर उसको करने की कोशिश जरूर करूं। और अगर वो काम नहीं हो सकता तो मैं उन्हें समझाऊं कि ये काम या तो मेरी पहुंच से दूर है या आपके लिए ठीक नहीं है, जो भी उसकी परिस्थिति होती है। मैं आज भी गोलीबाजी में विश्वास नहीं रखती। मुझे लगता है कि मुझे उस व्यक्ति को सत्य बताना चाहिए, क्योंकि आप उसकी सपनों को, उसकी उम्मीदों को झूठ मत बताइए। मतलब आप जो सच है, हो सकता है तो बताइए, नहीं हो सकता तो बताइए। कई बार मुझे समय भी ज्यादा लग जाता है उन लोगों को समझाने में कि आप जो कह रहे हो बात ऐसे नहीं ऐसे है। काम होता है, लोग धन्यवाद के लिए आते हैं, अच्छा लगता है। नहीं हो पाता, कई बार लगता भी है कि नहीं हो पा रहा, लेकिन शायद थकना अलाउड नहीं है। तो इसीलिए अगला जब सुबह होती है तो ये लगता है कोई बात नहीं, इसको फिर बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा शायद टाइम चाहिए इस काम, तो हो सकते हैं उनको पहले कर लेते हैं, इसको पाइपलाइन में रखते हैं या टू डू में रखते हैं। अगर ये हम मेहनत करेंगे तो आज नहीं कल जब इस वक्त आएगा इस काम का तो काम हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार बहुत परेशानी, बहुत मेंटल प्रेशर के बाद भी मुझे लगता है कि पीएम साहब हमें एक ही बात कहते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि हो, तो हमें थकना अलाउड हो नहीं सकता है। तो वही एक सोच लेकर चलते हैं कि जो हो रहा है उसको करते चलो, जो नहीं हो रहा उसकी प्लानिंग करते चलो, उसके लिए राइट टाइम का इंतजार करो। कमलजीत जी, आपसे एक प्रश्न लेना चाहूँगा, क्योंकि आप बिल्कुल एक आम परिवार की बेटी, एक आम परिवार का बच्चा मैं कहूँगा, वहाँ से निकल के आज यहाँ तक आई हैं। आप युवा पीढ़ी के लिए और विशेष तौर पर बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को लेकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। इन्हें सब पता है, हमें नहीं पता होता था। तो सबसे पहली बात तो ये लिमिटेशन खत्म हो गई कि इन्हें कुछ नहीं पता। दे नो एवरीथिंग इन अ बेटर वे। और मुझे ये भी विश्वास है कि आप बहुत अच्छे डूअर हैं। आप जो सोच लेते हैं उसको करेंगे ही करेंगे, कहीं कोई शक नहीं है। देश बदला है। जब हम नए भारत की बात करते हैं तो उस नए भारत की क्षमता आज बहुत ज़्यादा है। मेरा सिर्फ अपनी युवा पीढ़ी से एक ही निवेदन है। पड़ोस में एक ऑपरेशन हुआ जिसको वहाँ की युवा पीढ़ी ने कहा कि हम जैन जी के नाम से उसको बोल रहे हैं। ये जैन जी हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो पाएगा कभी भी क्योंकि हमारे संवाद नहीं टूटते हैं। हम सरकार से, परिवार से, समाज से डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन हमारी जो टॉक्स हैं वो सेम लेवल पे होती हैं। और ये आप लोगों की बहुत बड़ी ताकत है कि आपके हाथ में गैजेट्स हैं। आपकी कंट्री में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अवसर है और आपकी कंट्री को आपकी जरूरत है। 2047 का सपना जो कि हमारे देश के शहीदों ने देखा था, उसको पूरा करने की क्षमता आपके पास है। उन शहीदों ने जब देश आजाद कराने की सोची तो ये नहीं चाहता कि वो गरीब भारत हो, वो मजबूर भारत हो। वो भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक देश के ऐसे पीढ़ी को देखना चाहते थे जो वर्ल्ड को लीड करे। आज आपके हाथ में वो सब है। तो 2047 का भारत आप बनाने वाले हैं और आपके पास हर वो प्लेटफॉर्म है जिसको आपको चाहिए। तो मेरा सिर्फ अपनी नेक्स्ट जनरेशन से, युवा पीढ़ी से एक निवेदन है। आज देश में 60% से ज्यादा नंबर युवाओं का है। तो देश उस तरफ बढ़ेगा जिस तरफ आप देश को बढ़ाना चाहते हो। तो अपनी क्षमताओं को पहचानो,
इस देश को स्वदेशी की राह आत्मनिर्भर के रास्ते पर लेकर आओ, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सप्लाई कहीं पर भी पैदा हो सकती है, डिमांड नहीं हो सकती। अपने देश के ऊपर भरोसा करके उन सप्लाईज को बनाइए जिसकी डिमांड आपके देश में है, और अपने देश की क्षमताओं को पहचानते हुए देश के ऊपर गर्व करिए और उन शहीदों के सपनों को पूरा करिए जो उन्होंने विकसित भारत और विश्व गुरु भारत के ऊपर उन्होंने देखने के लिए सोचा था। और आप में क्षमता है, आप हमसे बहुत आगे हैं। हमने जो चीजें बहुत धीरे धीरे सीखी, आप उसको बहुत जल्दी ग्रैब करते हो। तो मुझे आप पे भरोसा है। इस देश को अपने भरोसे में लेकर 2047 में जो आप देश को देखना चाहते हो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाना। देश वही बनेगा जो आप बनाएंगे। बहुत बढ़िया कमलजीत जी। और हम, जैसे आपने बोला ना, आप नई जनरेशन ने जो मिस किया, एक्चुअली हम तो पीपी फोन वाली जनरेशन है। ये जो नए बच्चे शायद पीपी समझ भी नहीं पाए क्या होगा। पीपी होता था पास पड़ोस का फोन, मतलब कार्ड पे लिखा जाता था पीपी नंबर। और अब ये बच्चे तो मोबाइल वाली जनरेशन। गली में एक फोन होता था, हाँ, और उसी पे सबके फोन आते थे। और जिनके घर में फोन लगा था भाग के बुलाने जाते थे, इनफैक्ट बड़ी शिद्दत के साथ और बोलते थे। और जो फोन सुनने आता था उसको चाय भी पिलाई जाती थी, खाना के टाइम में तो खाना भी खिलाया जाता था। तो वो खैर गजब के दिन थे, अलग ही दुनिया थी वो। बहुत बहुत धन्यवाद कमलजीत जी, आपने बहुत समय दिया। और व्यूअर्स, ये जो बातें थी, जो अनकही बातें, जो कार्यक्रम है, और मुझे पूरा विश्वास है जो आज आपने सुना होगा उनमें से कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ लोग जानते हों, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, ये तय है। अब आपसे विदा लेते हैं। कमलजीत जी, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मुझे भी आपने बहुत अच्छा मौका दिया, और शायद जो चीज़ें याद करने का समय नहीं था, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। इस तरह की और भी लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे और कुछ अनकही बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।